थैंक यू वेरी मच। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन रूपम खत्म कर लिया था। आज मैं रिवाइज कराऊंगा। कुछ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा केस स्टडीज जैसा। हम वेक्टर्स में एंटर कर जाएंगे। हाँ, और वेक्टर में एंटर करते ही मैंने कहा था कि जो मैं क्लास में करा रहा हूँ बस उसी पे फोकस करना पड़ेगा। एंड फिर हम लोग किसी दिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिवीजन शुरू कर देंगे। अभी थोड़े दिन में रिवीजन की लिस्ट भी मैं दे दूंगा आपको। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है, डे वन से इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं। उसी सीरीज में हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर भी मैं अनाउंस कर चुका हूँ। आप कर देंगे अच्छे से, है ना? बढ़िया। सो आइए शुरू करते हैं। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कर चुके थे, बट मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। आज लक्ष्य ने भी पोस्ट कर दिए हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। अब कौन कौन लोग रह गए हैं? आप रह गए हो। आपने अभी तक 3 क्वेश्चन पोस्ट कर दिए। आपने कर दिए। और कौन रह गया अब? और आप भी। आप रह गए बस। ओके। हाँ, तो इस पेज पर, पेज नंबर 54 पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इट इज this formula is not for CBSE, but this formula is amazingly beautiful because ये JEE में और CBT में काम आता है। ये सीधा इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला है, लेबनाइज रूल का। ओके। अगर चांस मिला तो मैं रिवीजन के टाइम ये यहाँ पे भी ले लूंगा CBSE में, क्योंकि ये हमारे एक एग्जाम्पलर में है ऐसा क्वेश्चन, बट वो डिलीटेड है CBSE के। मैं आपको बता, अगर उसे नॉर्मल मेथड से करोगे तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। इस मेथड से करोगे तो मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में हो जाएगा। ऑलराइट। सो मैं लेके चल रहा हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन करके दिखाएं सर। और आप हैरान हो जाओगे, आपको लगेगा यार सर जरूरी ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं तो बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन होगा। बट आपको मैं बता दूं, ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बिकॉज मैंने होमवर्क जो दिया था उसमें एग्जाम्पल्स भी करने को दे दिए थे और बहुत क्लियरली दिया था कि क्या क्या करना है। पेज नंबर 77 पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ 16th क्वेश्चन पर। पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 16 यही ओपन हुआ डायरेक्टली तुमसे। आज कुछ है सर दिन। सर आज ये कोइंसिडेंस नहीं कह सकते सर आप चीजों ना। करिए जल्दी से। 77th क्वेश्चन, सॉरी पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 16 सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिख रहा है? रूप बता मेरे बच्चे, कैसा दिख रहा है? अब तेरा इंटीग्रेशन अब स्टेबल हो गया इंडेफिनेट? अभी भी थोड़े अच्छा दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट। जी जी बताएं क्या करेंगे। याशी आप बताएं क्या करेंगे। याशी आपने डाल दिए 3 क्वेश्चन बच्चे अभी? बहुत पहले डाल दिए। सॉरी, मैं आपसे 2-3 बार पूछ भी चुका हूँ, मुझे क्योंकि मैं इसमें ऐसा सर्वे नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दें। जी बताएं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी बताएं। हाँ, dx बाई dy लेना ले जाना चाहेंगे कि dy बाई dx? dy बाई dx से नहीं चलेगा, ये बनेगा dx बाई dy से। ध्यान से देखिए, तभी ये ऐसी शेप ले लेगा। समझ गए? dx बाई यही है ना क्वेश्चन? सेम है ना? अलग है क्वेश्चन? सॉरी। ओह, तो लेकिन ये तब भी tan इनवर्स y है ना, तब भी रहेगा तो dx बाय dy। सॉरी सॉरी, ठीक है आप वही करिए, ये होगा फिर, वो ये होगा, कुछ ऐसा होगा। हाँ आई एम सॉरी, फिर आप खुद से करिए, मुझे नहीं पता। पता कैसे लगेगा? खुद सोच कि इस क्वेश्चन को, तू मेरी बात समझ जरा, इस क्वेश्चन को अदरवाइज तू कैसे कर सकता है मैनेज, तू बता।
अदरवाइज कैसे मैनेज कर सकता है? क्या तू इसे dy by dx लिख के कर सकता है? dy by dx करने के बाद क्या आएगा? वेरिएबल सेपरेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। या तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो ओनली थिंग इज वेरिएबल सेपरेशन, वो हो नहीं पा रही, होमोजीनियस ही है नहीं। तो अब देखो ध्यान से, अगर e की पावर tan इनवर्स y बनी पड़ी है और 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ओनली पॉसिबिलिटी, और x लीनियर है, so the only possibility is that you will create it like dx by dy plus ऐसे ही तो बनाने की कोशिश करोगे कि नहीं? सर ऐसी बात तो नहीं है, आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस तो करी होगी, और देख लो, मेरे को जो डाउट था, जो क्वेश्चन में मैं कराना चाहूँ, उसी में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे जी? 1 प्लस वाई स्क्वायर से ऐसा आ जाएगा, देखना। ये देखो, प्लीज देखो। हाँ, dx by dy भाई। ये देखो, ऐसा आ रहा है, आ रही है शेप, आ रही है अब। आप देखो, तो व्हाट इज p, व्हाट इज q? माइनस e to the power, माफ, ओ भाई, माइनस है, ये माइनस होना चाहिए भाई, खुश। थैंक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, लेकिन ये बता दो, मान जाऊंगा। p dy होगा कि p dx? dy, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन तो ऐसा करा था ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत नया है हमारे लिए करने के लिए। हेलो दृष्टि, हाउ आर यू? ये देखिए tan इनवर्स y आ गया है, ये देखिए, ये फर्स्ट है और ये मेरे बच्चों सेकंड है। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए मंजाल बाबू, कर लीजिए भाई। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, और जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करा बच्चों, तो आपको तो उल्टा अच्छा ही लगेगा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, उल्टा ये कट जाएगा यार, ये तो e टू द पावर 0 हो जाएगा। अब देखो भाई, ये देख लो, ये बनेगा प्रोडक्ट रूल। किसका प्रोडक्ट रूल बताओ? किसका प्रोडक्ट रूल बनता है हमेशा ये? आप वही लोग हो जो लास्ट क्लास में पढ़े थे मुझसे। e to the power tan inverse y into x, तो ये हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही बनेगा ना हमेशा, प्रोडक्ट उसी का। और दूसरी साइड ये रहने देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से इंटीग्रेशन का, यहाँ से डेरिवेटिव हटाएंगे, उधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, है ना? हम्म। मैडम, आप मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपसे हो नहीं रहा ये क्वेश्चन। Excuse me, there was only one way. You can, but not sure.
ओके सो अब जैसे ही वहां से डेरिवेटिव हटेगा और इधर क्या आ जाएगा फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर into x and the other side would be integrating factor into q into plus है ना so we'll be left with अब बाउंड्री कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी हाँ, और x और y दोनों 0 हैं तो c की वैल्यू क्या आ गई तो आंसर आ गया है x times of e to the power tan inverse y the other side is tan inverse of y plus c और क्योंकि आंसर x में लाना है तो देखिए ओ हो इतना आसान इतना आसान 0 है तो फिर ये तो आएगा नहीं खत्म इतना ही आएगा है ना इतना ही करते रहो यार इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते रहो मिसलीनियस खत्म करो मैं बता रहा हूँ मिसलीनियस खत्म करो प्लेलिस्ट भेजी हुई है मैंने उसमें 93 है वीडियोस तो उसमें आसान मतलब कम वाले खत्म कर लो कम ड्यूरेशन जो उल्टा कम ड्यूरेशन वाले वो ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो चुन चुन के भेजे हुए मैंने थैंक यू सर थैंक यू आइए मैं कुछ केस स्टडीज आपको कराता हूँ चलिए केस स्टडीज करते हैं उसके लिए मुझे एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी आप लोगों तक मेरे को ये दे दे बस यहाँ से आपको याद है मैंने 9.3 में कहाँ तक करने को दिया था हाँ आइए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ 17th क्वेश्चन की तरफ किसकी तरफ हाँ ये थोड़ा सा ना मुझे लगा है कि ये वो थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया कि परमिशन ये देखिए 17th क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ 17th क्वेश्चन भी दे रहा है ये तो इसको पढ़ने के लिए आ रहे हैं मुंशाल फ्रॉम लाजपत नगर अब ये क्वेश्चन आज आ सकते हैं रिविजन में मैंने कौन सी केस स्टडी करानी है मैंने डिसाइड कर लिया इस साल क्या करूं डिसाइड अब मैंने ये बात बताई थी कि किसी भी कर्व का स्लोप एक्चुअली में उसके टेंजेंट का स्लोप होता है उसे ग्रेडियंट भी कहते हैं उसे रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं उसे यूनिक टेंजेंट भी बोलते हैं यहीं से डेरिवेटिव शुरू हुआ था 11th और 12th में कि अगर यूनिक डेरिवेटिव होगा तो फंक्शन डेरिवेबल होगा नहीं तो शार्प एज होगी तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं इसलिए डेरिवेबल नहीं है तो चाहे कर्व का स्लोप बोल लो या उसके टेंजेंट का स्लोप बोल लो इट्स वन एंड द सेम थिंग तो वो क्या कह रहे हैं कि जब कर्व के टेंजेंट का स्लोप लिया जाए किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट का मतलब प्रिंसिपल पॉइंट
यानी डी वाई बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट पे, मतलब एट एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट है ना, एक्स कॉमा वाई पे ले लिया। अगर मैं, या सीधा सीधा ये देख लो, और मैंने डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, तो ये स्लोप ऑफ द कर्व भी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी, एक ही बात होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दो या स्लोप ऑफ कर्व। अब इसी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो किसके इक्वल आ रहा है? तो आपको कहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ऊपर देखो क्या मांगा है, इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी ओरिजिनल इक्वेशन। यानी वो क्या कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो, और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज, तभी तो कोऑर्डिनेट दिया। तो अगर ये केस स्टडी आएगी ना, सबसे पहले पता है वो क्या पूछेंगे, पहला पार्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व dy by dx, what is the differential equation, y times of dy by dx is equal to x, solve the differential equation करो, थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या होगा, फाइंड द कर्व। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं, हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ आया मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर समझ आ गया तो बता दो, हो गया। कुछ अगर पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, हल्का कंफ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज शेयर ऑल दोस थिंग्स टू मी, बट फियरलेसली पढ़ाई करनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छी ऑनेस्टली पढ़ाई करते हो ना, चीजें बदल जाती हैं सब। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगले 10 साल के बाद मैं लिखूंगा एक और बुक, भाई राज खोलूंगा, शक्ति, भाव की शक्ति। भाव खाना नहीं, स्टाइल मार रहा है भाव खा रहा है, वो नहीं। भाव का मतलब समझ गए कि शिद्दत, पंजाबी की क्या ना है उस, भक्ति, हाँ, शिद्दत। y द इंटीग्रेशन की होना है y स्क्वायर बाय 2 x द इंटीग्रेशन, और आपने, मैं हूंगा ना, मैं तो c बाई 2 ले लूंगा, आपने क्या लिया है, इसलिए चलो आपके साथ। ये अब ये आ गई सॉल्व द इक्वेशन। हाँ, अब फोर्थ पार्ट क्या होगा, फाइंड द कर्व। तो x के बदले क्या पुट कर देंगे, 0, और y के बदले -2 का स्क्वायर, 4/2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तक पहुंच पाए, मुश्किल लग रही है बात ये, मैं कह रहा हूँ अगर ये आ गया ना, बाकी फिर आसान होगा। है ना, यही आ रही है ना आंसर, देख आंसर चेक कर। ठीक है, अच्छा अब फिफ्थ पॉइंट, ये एनसीईआरटी कभी नहीं देगी, वो मैं ही पूछूंगा हर बार। जैसे मैंने पूछा था वो क्या कर्व है, तुमने कहा था सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द, पहले मुझे कर्व निकालना है तो पूरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द, ये बताओ। कपिल, तुम आंसर करो। सर आप देख रहे हो सर, हाइपर, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ, और ये इक्विलैटरल हाइपरबोला है, जहां पर ए और बी बराबर होता है, जो अलग से एक पेज 11th की एनसीईआरटी ने डेडिकेट करा हुआ है। ये देखो इक्विलैटरल, उसी से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना।
इसकी सेंट्रिसिटी अगर याद हो तो हमेशा क्या निकल कर आती है, रूट टू। तो इट इज एन इक्विलैटरल हाइपर। अमेजिंग यार। आप देख रहे हो टाइम नहीं लगा भाई को कि भाई ने इक्वेशन या ऐसे घबरा रहा हो या ट्रेम्बलिंग या शिवरिंग या कुछ एंजाइटी या कुछ ना करने का डर। भाई है हाइपर। समझ रहे हो, अगर ये कौन बनेगा करोड़पति में गया ना, ये ऑप्शन नहीं मांगेगा भाई। ना ना, ये लॉक कर दो। ओह ये ठीक जवाब है। आ गया जी समझ में। कैसा लगा ये स्टडी? इजी था है। ओके गुड फॉर यू। 18 जरूर कर लीजिएगा, 16 कर लीजिएगा, और मैं 21 पे लेके चल रहा हूँ। ये देखिए 21। कृष्ण, आप पढ़ेंगे बच्चे। दो ही तरीके हैं पैसे को ग्रो कराने का। या तो आप उसे सिंपल इंटरेस्ट पे डालें या उसे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह से जीपी होता है। अब देखो ना, उसी रेशियो से बढ़ता जाता है। तो जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हो जाता है, फिर वो नया अमाउंट हो जाता है। आप देखो 11 में भी आपने जीपी में अगर कुछ स्कूल्स में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कराई थी तो यही थी बस। एपी तो हट गया वहां से, जीपी में बच गई हैं, वो यही थी कि ठीक है। हाँ हाँ ट्रैक्टर है और ऐसा कुछ था, या जमा कराया या कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो अब होता क्या, अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलस में कैसे करें। तो हमें कहा गया है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है और वो क्या कर रहा है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, आई एम सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो वो जो अमाउंट है वो ग्रो कर रहा है कितने परसेंट से, 5% से। फिर अगले साल फिर 5% से करेगा, लेकिन तब तक मुझे इंटरेस्ट है वो ऐड हो चुका होगा। तो दो फायदे होंगे, एक तो आपका जो अमाउंट है वो बढ़ गया है और एक 5% चल रहा है। तो एक तरह से ये वो क्वेश्चन हो चुका है जो जहाँ पे बोलते हैं टिप ऑफ द शेडो बढ़ रही है। तो एक तो बंदे के उधर जाने की वजह से बढ़ रही है, और वो शेडो भी इंक्रीज कर रही है, वो भी बढ़ रही है। तो दो दो रीजन हो जाता है ना टिप ऑफ द शेडो बढ़ने के। तो सेम लॉजिक हो गया। तो लेकिन अगर मैं इसे मैथमेटिकली देखूं तो, कैलकुलस वाइज देखूं तो ये है मीनिंग। ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी इज 5% ईच ईयर ऑफ व्हाट, ऑफ सम ओरिजिनल अमाउंट। यस और नो। तो पहला पार्ट होगा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पार्ट क्या होगा, सॉल्व, गेट द कर्व, एंड हाउ यू विल गेट द कर्व, व्हिच मेथड, व्हिच मेथड, सिंपल सिंपल डिफरेंशियल, वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता सर। गया हुआ वक्त वापस नहीं। ये देखिए ये आ गया।
अब हमारे पास कितने अननोन है? सी, पी और टी तो सर वेरिएबल है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो क्या आप रट रहे हो मैथ्स को सर? अगर आप यही नहीं बता पा रहे कि इसमें अननोन के, आप कह रहे हो टी अननोन है, टी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तभी तो डीपी बाई डीटी लिया है। अगर पी तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यस, आप बताएं, आपके पास साइकोलॉजी है, एंजाइटी डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज कोई काम करोगे तभी तो एंजाइटी होगी। सो एंजाइटी वैसे नहीं हो सकती। एंजाइटी इज अ इफेक्ट, नॉट अ कॉज। So when it's an effect, it's because of some cause. So it is not an independent variable. It is a so uh, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो, सॉरी, जो अननोन है वो मात्र क्या है? सी, है ना, है ना? यस। सो ध्यान से देखो कैसे पता लगाएं। जब कोई भी टाइम बीता नहीं था तो कितना रुपया जमा कराया था? 1,000 रुपया जमा कराया था। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो कितने रुपये आपने वहां जमा कराए थे? तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? तो कर्व निकलेगा ना तब। अभी तो कर्व, ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया ना। उनको तो क्या चाहिए? पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए ना। सब में थोड़ी ना अप्लाई होगा, ये चीज तो सब में अप्लाई होगी, बट उनके लिए तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए ना। करिए जल्दी से, पुट करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। लॉग 1000। अब एक बात मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन के लिए आपको, ये क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादातर बुक्स में और गूगल पे ये इसी स्टेप में वो ई में कन्वर्ट कर देंगे, बट मैं आपको कभी नहीं कराऊंगा ऐसा, क्योंकि मेरे को पता ना पेपर में आप क्या करोगे। टाइम थोड़ी ना वेस्ट करोगे, जो समझ में आ रहा है, जो लॉजिकल है वही तो लिखेंगे हम। तो हमारे सी की वैल्यू कितनी आ रही है? लॉग 1000। यानी हमारा कर्व क्या आ गया? हमारा कर्व क्या आ चुका है इस समय? हमारा कर्व क्या आ गया? लॉग पी इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, यहाँ तक आंसर आ जाएगा। आप कहोगे नहीं, मैं, मेरे को तो लॉग की प्रॉपर्टीज पता है। तो आप ये भी करके दिखा सकते हो मुझको कि नहीं सर आप रहने दो, मैं तो ये करूंगा। ठीक है भाई, ये कर ले। और फिर आप ये भी कह सकते हो मुझको कि यार मैं तो ये करूंगा, कर लो बात। यहाँ तक भी ला सकते हो, ये भी आंसर, ये भी आंसर। ठीक है, अब टारगेट पे आते हैं। अगला अगला स्टेप, अगला स्टेप देखिए। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मांगा गया है कि और भी कुछ मांगा गया है तुमसे? सब कुछ आ चुका है, एल्गोरिथम बन गया। अब आप टी की वैल्यू क्या डालोगे? 10, और आपको क्या मिल जाएगा? 10 साल के बाद का, जो आप SIP कर रहे हो ना एक तरह से, 5%। सर ये बिल्कुल फिजिक्स का लॉजिक भी है। अगर आप बैक्टीरिया की ग्रोथ देखते हो, या लोगों को वायरल हो रहा है, पहले दिन 2 लोगों को वायरल हुआ, फिर जैसे क्या नाम है, हमारे कोविड के टाइम पे कितनी एक्सपोनेंशियल स्टडीज आती थी। ये जी अमेरिका की ये मैगजीन ने ये रेड कलर से इंडिकेट करा है जी, नहीं यूरोपियन ये कह रहे हैं। अब वो एक्सपोनेंशियल स्टडीज थी। वहां पे तो कई बार एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी ब्रेक हो गया था, इतना बढ़ गया था कई कई बार कि उन्होंने इस थ्योरी को भी फेल कर दिया था। ऐसा पैसे कमाने में भी, ये आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। इसने एक साल में विंडो 91 करके एक सॉफ्टवेयर आया था। विंडो 91, ईयर 1991 की बात है, 90 में ये बैठा। इस बंदे को लगा कि मेरा जो लाइसेंस है वो एक साल में बिकेंगे, लेकिन वो 3 घंटे में उसके लाइसेंस बिक गए थे, दिसंबर। तो जब वो अगले दिन वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा, बिल गेट्स, इतना रिच था कि अमेरिकन रिजर्व से ज्यादा रिजर्व उसके पास आता था उसके अकाउंट में। वो अपने आप में थर्ड रिचेस्ट कंट्री बन गया था।
उसका मैनेजर सेवंथ रिचेस्ट पर्सन बन गया था, उसका मैनेजर ऐसा। और उसने कई साल 10 साल तक खूब कमाया, और फिर हर चीज ऊपर से नीचे तो आती है ऐसे, सूरज एक दिन तो ढल ही जाता। फिर ये आ गए हमारे गूगल वाले, और ये कौन है तुम्हारा एलॉन, और फिर ये क्या है मेटा, ये लोग आ गए। इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े पैसे कमाने, मतलब कुछ ज्यादा ही आ जाता था इनके पास, तो समझ ही नहीं आता था क्या करें। जैसे मेटा के पास शायद एक सैटेलाइट है ये पता लगाने के लिए कि उसके रिजर्व्स कहाँ कहाँ पड़ा है, उनको पता ही नहीं, उनके कंप्यूटर में भी नहीं आ सकता। उन्होंने एक सैटेलाइट हायर करी हुई है जो ब्लिंक करती रहती है कि तुम्हारे रिजर्व्स यहाँ पड़ा है, कितना पैसा। हाँ जी सर, आ गया समझ में। अब मुझे बताओ, आंसर तो बताओ, बातें तो तुम्हें ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, यस, ये फोकस बनना। कह रही है ऐसी की तैसी बिल गेट्स की, मैं तो क्वेश्चन कर लूंगा। ये होता है फोकसिंग। हाँ जी, टी की वैल्यू कितनी, 10। और अभी थोड़े दिन पहले की फोटो देखी थी जब वो लाइन में लगा हुआ था बर्गर खरीदने के लिए अमेरिका में, आया था कि ये देखो ये बंदा था दुनिया का। और कोई और होता अभी तो, इंडिया में होता तो 10 बॉडीगार्ड होते हैं ऐसे, वेट कर रहा था बर्गर ले। ओके, सो टी की वैल्यू 10, ये टारगेट है हमारा बच्चों मेरे, ठीक है। अब मैंने डाल दिया पी। अब मुझे बताओ कैसे इस बच्चे ने आंसर निकाल दिया, क्या करा होगा। इधर से लॉग हटाओगे तो उधर, भैया क्या ताकत है इन दोनों के पास। और भाई क्या बोल दिया था, 0.5 नहीं बोला था इसने, कुछ और बोल दिया था, ई टू द पावर 0.5, 0.5 है वो। ई टू द पावर 1/2 की वैल्यू दी हुई है वो। तो कितनी दी हुई है वैल्यू भाई, तो 1648 रुपीज हो जाएगा, 48 रुपए आपको मिलेगा 10 साल बाद, अगर आप सिर्फ 5% की ग्रोथ लगाते हो। पर मान लो आप उस कंट्री में हो जहां पर 7% की इन्फ्लेशन है, तो आपने बहुत गलत डिसीजन लिया। इससे अच्छा तो आप 1000 रुपीज की पार्टी कर लेते उसी समय, समझ गए। या कम से कम आपको ऐसा ढूंढना चाहिए था जहाँ 15% की ग्रोथ हो रही होती, तो फिर ये अमाउंट बहुत बढ़ जाता। ओके क्लियर, ठीक है, डन सर। और एक बार मैं आपको ये भी करवा देता हूँ, आगे बढ़ते हुए ना, एक ये वाला एक्सरसाइज है ना जो, उसको देख लेते हैं। 9.5 के अंदर 16 क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। ये क्वेश्चन मैं क्या बोलूं यार इन लोगों, 16 क्वेश्चन करके दिखा दो, प्लीज करके दिखा दो 16। सर अब आप मिसलिनियस पूरी खत्म करोगे, सब खत्म करोगे। अब मिसलिनियस तुम्हारे लाइफ में 4 मिसलिनियस इंपॉर्टेंट है, इंडेफिनिट की, एओडी की, इंटीग्रेशन की, और अब ये, क्योंकि एवाई की तो मुश्किल से 6 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन है या 4 है, पता नहीं क्या, या एवरेज है। क्या ये अभी अभी करा हुआ क्वेश्चन नहीं है 16? नो, कम नियरर टू समवन हु हैज एनसीईआरटी, वेयर यू विल गो टू हिम। कपिल की हालत तो देख ले, दीवार से चिपका दिया तूने यार उसको। बताओ यार भाई, कर लोगे कि नहीं? कह दो कि वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के बदले क्या दिया हुआ है। तो क्या कितने मेथड, 2 मेथड से करके बताओ चलो। You are not allowed to do this question by one method. Give me 2 methods. No, it's not a homogeneous. Implicit x plus y को डिफाइन करा जा सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 मेथड।
Why it is not a homogeneous. Had it been a homogeneous, dy by dx के साथ में भी डिग्री 1 होनी चाहिए थी ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है। लोग दिल्ली 19 जाके खाना खाते रहे। अरे दिल्ली 19 में जोमेटो की बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी, वो जो राइडर्स नहीं होते, या कुछ 1-2 साल पहले की बात। बहुत ज्यादा। आपके राजीव सर को जानते हैं? अकाउंट्स पढ़ाते ना राजीव, अच्छी जान पहचान है। अरे राजीव सर ने बताया कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से मिले थे, और अरे यार वो ना यार ज्यादा ना फ्लेक्स नहीं करते यार, मैं दिखाता हूँ यार। पूरा कहते मैं वीडियो भी भेजूंगा। तीन। ये रखी है, ऊंची रखी है। उल्टा इसको करो। ये देख, अब क्या दिल्ली 19, सब तो सीधी जान पहचान है चीफ मिनिस्टर से ही यार। क्या दिल्ली 19 की। ये मिले हैं, मैं मेरे को है यार। ये मिले हैं सैटरडे को। क्या कह रहा है? कालका जी, कालका जी से तो मुझे याद आया यार, उनसे बात हो रही। ओ भैये, एक्स के बदले लैम्डा एक्स डाल ले, वाई के बदले लैम्डा वाई डाल ले, लैम्डा कट जाएगा क्या दोनों तरफ? उधर क्या लैम्डा डालेगा डी वाई बड़ी एक्स के साथ में? कुछ पढ़ा नहीं है। हैड इट बीन भी इधर एक्स होता, मान लो दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दूं मैं, द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो फिर यहाँ डिग्री 1 उधर भी डिग्री 1 होता। बातें करने आ गया मुझसे। हाँ मिले थे। ओके, तमीज। ये देख, ये देख लो मेरे बच्चों, फिर मत कहना किसी से। फिर मत कहना। और टी की वैल्यू क्या है? और बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये तो बता दो। टी की वैल्यू 0 आ रही है। हम्म। बोल बो, याशी बोल बो। दोनों से करना था, दोनों से करना था। और मुझे पक्का ऐसा क्यों लग रहा है कि तू लेजी हो जाएगी और तू एक ही मेथड से करेगी। ऐसे ही हो रहा था ना? टी की वैल्यू क्या आ गई?
या रेस बता के लॉस हो जाता है। हाँ तुझे मैं दूसरे ग्रुप में लाके भी दिखाया था, ब्रॉन्ज दिया उन्होंने, थ्रेशोल्ड रखा हुआ था। ठीक था मैं, उन्होंने तब भी गोल्ड नहीं दिया या कुछ, क्योंकि उसमें उन्होंने थ्रेशोल्ड रख लिया था, कह रहे हैं ऐसे नहीं देंगे हम। तो पॉइंट्स नहीं बताए, लेकिन मैंने जब अपने कोच से पूछा तो कह रहे थे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, 10 से ज्यादा होने चाहिए थे तो ब्रॉन्ज मिलता। तो ये चांस हो गया था कि ना भी मिले यार वो तो बेइज्जती हो जाती। पर ठीक है, मैंने सारे जो छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे, दे वर हगिंग मी, मतलब अच्छा लग रहा था सबको। और कई लोग, उनकी फायदा हो गया मेरे कोच की एकेडमी को, 5-7 बड़े लोगों ने भी रजिस्टर करा लिया कि आएंगे हम। उनका तो हो गया ना 7,000 रुपये महीने का इजाफा। ऐसा नहीं था यार, वो वीडियो रिकॉर्ड होके ना पूरा जाता है गवर्नमेंट के पास, मतलब कोई मजाक नहीं था ना। डिस्ट्रिक्ट थी यार, डिस्ट्रिक्ट लेवल था यार। ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुआ हूँ मैं। मेरे ख्याल से मैं इंडिया का सबसे एल्डेस्ट बंदा हूँ, रिकॉर्ड तो बना लिया था। सी की वैल्यू 0 आ गई, क्या हुआ, आंसर क्या आ गया? अब मेरे बच्चे ये बता रू, लॉग हटाएगा क्या बच्चे? हटा भी सकता ना, ऐसा भी तो कर सकता है, ऐसे भी, है ना। और दूसरा मेथड करके देखो, वो दूसरा मेथड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या 1/x आ रहा है? नहीं, हाँ e⁻⁻x। ये देखो ये आ गया। अब मैंने यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ये देख रहे हो बाई पांच लगेगा, लेकिन ले, कर ले बड़ा मेथड, मैंने उससे करा है। ओ भैया हमारे को ये चीज ना ऐड करानी पड़ेगी, ये देख, ये चीज तू ऐड नहीं करती, इसको भी मैंने बोला है ये बात। क्योंकि थोड़े दिन के लिए क्या हो गया, तुम गुमराह हो गए हो, तुमने ये चीज स्कूल में सीख ली है। इसके स्कूल में ये बताया कि ये स्टेप मत लिखो, मैंने कई सारे स्टेप्स बताए थे, बट मैंने कहा था ये जरूरी है लिखने, और इसके बाद वही आ जाता है। जैसे ही तुम यहाँ से d/dx हटाओगे, उधर में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस सी। सी पहले लगाती है ना, बाद में तो नहीं लगाती ना, कि पहले लिख देती है? पहले स्टेप जैसी वो लिखती है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहीं सी लगाना, है ना। जैसे ये हटेगा, देखो ये एक बीच में स्टेप लिख दिया ना, बाकी अगर तू कंफ्यूज हो रही है ना, उसी मेथड से कर, चिंता मत कर, यही यही कर दे प्लस सी, यही लिख दे। और ये लिखना जरूरी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, एंड द अदर साइड इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू dx प्लस। ठीक है, ठीक है भाई, बाय पास आता है, आता है, वेरी गुड। हम्म। अब अब क्या करें, y को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, और सेम ही तो आंसर आ रहा है बिना लॉग के भी, देखो यही तो आ रहा था बिना लॉग के, जब लॉग हटाया था यही तो आ गया था। और अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, पीले वाला। पहले ये कंप्लीट कर दूं, कैसे बोलता है यार तू। अब ना मुंजाल को एक और चीज मिल गई, पीले वाला हम हम हंसता रहेगा, रात को सोते वक्त भी हंसता रहेगा ये, सुन सुन के, याद कर करके, मुझे पता है ना इसको ज्यादा कुछ करने के लिए इतनी जोर से हंसते हुए देखा है? कभी नहीं देखा और। अलग क्यों आई, फाइनल आंसर देखना, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। मैंने तो ये बात बोली थी कि अगर तुमने मान लो, बुरा मत माना, हाइपरबोला वाले क्वेश्चन में
जब x स्क्वायर था y स्क्वायर था तो तुम c स्क्वायर भी तो ले सकते थे, तो तब तुम्हारी c की वैल्यू आती √2 और हमारे c की वैल्यू आ रही थी 2, और अगर मैं लेता c/2 तो मेरे c की वैल्यू आती 4। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फाइनल आंसर सेम है। और एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ये आ रहा है आंसर, देख रहे हो। अगर इधर भी मैं y की वैल्यू निकालूं भाई लोगों, यहाँ पे भी मैं y की वैल्यू निकालूं भाई, क्या आ जाएगा? सेम नहीं आ रहा, बिल्कुल 100% सेम आ रहा है, एक्सप्रेशन तक सेम आ रहा है, बातें कर रहे हो तुम। लो कर लो बात, हो गया। एक एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी का ना चीर देना बिल्कुल, मतलब कर लेना। ठीक है। 9.3 का, ओहो कहाँ से ले आई है मसाइल। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 20। लाओ 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 लाओ। 9.3 नहीं है, ओ 22 बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन। रुक जा मैं करा दूंगा, बाद में करा दूंगा, सबके साथ ही करा दूंगा, कोई नहीं, मुश्किल नहीं। ओह देखो इसमें जो 22 में सबसे पहली चीज दी हुई है, जब टाइम 0 है तो बैक्टीरिया की वैल्यू कितनी है। जैसे हमने 1000 रुपये वाला करा था ना, तो या वहाँ टाइम जब बैक्टीरिया कल्चर क्या होता है, जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया आईज में, थ्रोट में, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, 48 आवर्स के बाद आपको रिपोर्ट देते हैं। उसमें क्या करते हैं, ग्रो करा के देखता है बैक्टीरिया को, और फिर मेडिसिन भी पुट करके देखता है कि कौन सी एंटीबायोटिक उसमें फिट होएगी, फिर उसके बाद डॉक्टर सजेशन दे देता है कि ये वाली एंटीबायोटिक ले लो। तो उसमें क्या है, नंबर इज इंक्रीज बाय व्हाट, 10% इन 2 आवर्स, यानी जितना था उसका 10% 2 घंटे में इंक्रीज हो गया। यानी अगले 2 घंटे के बाद इसका 10% ऐड कर दो, वो दूसरी कंडीशन बन जाएगी ना। एंड इन हाउ मेनी आवर्स इट विल रीच टू 2 lakhs, है ना। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट वैल्यू, यानी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी बताओ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी मेरे बच्चों। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, मैं पॉपुलेशन ले लेता हूँ, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया एट एनी टाइम। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, बैक्टीरिया नेगेटिव तो होते नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। अब कितने अननोन आ गए यहाँ, अब कितने अननोन आ गए, तमीज से बोलना। तो एक तो लैम्डा है और एक सी। टी की वैल्यू जब 0 थी तो बैक्टीरिया कितने थे भाई हमारे पास, 1 लाख। 1 लाख बैक्टीरिया था। डाल दो जरा, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की। फिर क्या करेंगे, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितना हो गया था, 10% हो गया था। 10% कितना होता है 1 लाख का, 10,000। इंक्रीज बाय 10%, तो फिर 2 घंटे के बाद 1,10,000 डालोगे, उससे लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, और फिर टाइम निकालोगे जब बैक्टीरिया कितना हो चुका होगा। पहले उतना करो यार, इतना ज्यादा दिमाग नहीं तुम्हारा एडजस्ट कर पाएगा जीनू। सॉरी हाँ, कंबाइंड बेइज्जती करनी पड़ रही है मुझे। एक यार भाई, 1,10,000 कभी देखा हो ना तभी तो लिखूं, ऐसे ही होता है। 1,10,000 करो जल्दी से। बेटा समझ आ गया क्वेश्चन बेटे, मैंने बाद में कराऊंगा रिविजन में। दो अननोन्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ, टी, और डिपेंडेंट वेरिएबल बैक्टीरिया काउंट। 2 लाख का है, शुरू में तो क्या था बैक्टीरिया, जब टाइम 0 था बैक्टीरिया क्या था, वो तो क्वेश्चन है 2 लाख कब होंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है, जब कब आ चुका होगा उसके बाद का क्वेश्चन है ओए।
हाँ जी आ गया। टाइम 0 पुट करने से सी की वैल्यू 1 लाख आ गई। लॉग 1 लाख है ना। अच्छा दूसरी वाली क्या निकली? ये तो पहला केस आ गया ना बच्चे। अब क्या करा तुमने? टी की वैल्यू क्या डाली थी? हाँ और पी कितना हो गया था? वहां से क्या आ गया? 2 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? लॉग क्या आ गई थी? 10/11 आ गई थी। 11/10। तो ये फंक्शन क्या बन गया था? लॉग पी। लॉग पी। ठीक है ये आ गया। अब ये फंक्शन आ गया। ये आ गया फंक्शन। अब देखो टारगेट क्या है। उन्होंने क्या मांगा है कि कितने टाइम के बाद। और ये टी क्या मिनट्स में है कि आवर्स में? ये दिन में नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया तो अपने आप को बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते रहते हैं। समझ रहे हो? सो और अभी मीम भी आई थी ना कि एलियंस एलियंस ने जैसे अपना प्लेन रोका तो ह्यूमन वहां उनसे हाथ मिलाने चले गए। वो कह रहे हैं हटो, हम पेड़ों से मिलने आए, तुम हो कौन? मतलब क्या बेइज्जती करी उस मीम में। और ये फैक्ट है। हो सकता है एलियंस आए, वो बैक्टीरिया से मिलने आए किसी पर्टिकुलर, उनको हमसे लेना देना क्या है भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, आई एम सॉरी, बैक्टीरिया की है अर्थ। तो कहेंगे चलो यार इस बार उनके मान लो बच्चों के कोर्स में हो कि जाओ अर्थ नाम के प्लेनेट पे जाओ और वहां जित सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिसकी है उस पे एक प्रोजेक्ट करके आओ। तो वो छोटे छोटे एलियंस आएंगे यहाँ पे और हम कहेंगे हेलो एलियंस, वो कहेंगे सॉरी हम बैक्टीरिया से मिल रहे हैं। ग्रुप सोच रहा है, कह रहे बात तो सही कह रहे हैं। ऑलराइट, डालो डालो टी की वैल्यू निकालो। मुंजाल ये बात ना सबके लिए नहीं होती। मेरी सारी बातें सब लोगों के लिए नहीं होती। मेरी सारी बातें कैटेगराइज होती है। जिसके जितनी फ्रीक्वेंसी के लिए होती है उतने तक पहुंच जाती है उसमें। ये देख लो मेरे बच्चों, 2 लाख और यहाँ क्या है 1 लाख। और लेमडे की वैल्यू क्या आई थी? लो जी गलत लिख दी लेमडे की वैल्यू। 1/2 log 11 है ना, ये थी ना वैल्यू। तो मैं अब ये इधर लिख रहा हूँ, ये इंटू टी लिख रहा हूँ। ये log 2 आ जाएगा सिर्फ। और ये बन जाएगा log 11/10 इंटू 2 log 2 मतलब log 4 डिवाइडेड बाय log 11। ये log m/n नहीं है। इतने साल के बाद, सॉरी इतने आवर्स के बाद। पीछे आंसर देख लेना क्या है। ऐसा दे सकते। या अगर मान लो यहाँ कोई फिजिक्स की क्लास चल रही होती तो ऐसा भी दे सकते थे। बेस ये लिख देता ना मैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा लॉग एम ओवर लॉग एन इज लॉग एम बेस एन। या मैं फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से बेस ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओके, कैसा लगा ये क्वेश्चन? लेकिन मैं ये अभी नहीं कर रहा हूँ, रिविजन। ओके। एक और क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे पूछा था सर, अब तो हो ही गए सर, ये लेवल आपने क्रॉस कर लिया तो बाकी क्या चीज है सर? बट मेन मेरा मकसद ये था, डरना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि वो
रेट ऑफ चेंज का भी क्वेश्चन ये बन सकता है, उसमें सिर्फ इतना पूछेंगे, रेट ऑफ चेंज के समय ये पूछेंगे बस कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन ये कह के खत्म हो जाएगा। तो वो एमसीक्यू में आ सकता है, समझ गए? ओके, ये हाँ, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे कल पूछा था, इसलिए मेरे पास है भी। ये देखिए करके दिखा। मुझे देखने में लग रहा है कि है शायद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टाइप्स, नहीं देखने में लग रहा है ऐसा क्या। पकड़ो इसको। हाँ बता, कैसे करेंगे यार भाई, प्रांशु बताओ। नहीं 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 नहीं, बताओ कैसे करा। यानी dy बाय dx, बस उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि y में ही बनेगा, ये देखो ये हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा भाई? टू रूट एक्स। आगे तो पता ही है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और कर लोगे। हाँ, आई थिंक देखो ये दो स्टेप्स आ जाएंगे ना। और अब जैसे ही यहाँ से आप ये हटाओगे, ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, तो ऐसा आ जाएगा ना। समझ आ रहा है सभी को क्या? और यहाँ लिखना जरूरी है, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, ऐसा करके।
और आंसर क्या निकाला गया है? और कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई, सिर्फ डोमेन दिया हुआ। ओके, डन। सो द टॉपिक chapter is over. With this, the entire integral calculus as well as the calculus part is over. Now you have to continuously practice in probability and vector 3D जो हम करते जा रहे हैं वो सब करना है, और पुराना तो सारा अब करना ही करना है, वो तो करना ही है। और प्रोबेबिलिटी में भी मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि 11th की एनसीईआरटी जरूर खत्म कर दो, खासतौर पे मिसलेनियस एक्सरसाइज प्लीज खत्म कर दो। उसमें वो व्हील लॉक वाले क्वेश्चंस थे और लेटर वाले क्वेश्चंस थे, इनको एक बार जरूर खत्म कर दो, जरूरी है अगर अच्छा करना चाह रहे हो तो। नहीं तो ये ना वो रटाने की चीज है। Okay? आइए अगले चैप्टर पे हम लोग अब आ जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एक चैप्टर मानता हूँ। आज टेस्ट भी रहने वाला है आपके ग्रुप में, और विनीत सर लेकर आ गए हैं तो एंड इज द बिगिनिंग करके नया असाइनमेंट। और इस असाइनमेंट की खास बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पेजेस are containing the study material in the form of you can read it and or the examples. Hardly 2 या 3 पेज होंगे जिन पे होमवर्क हो। अगर 90% of the book is dedicated only to examples and study material notes, few pages are for आपने खत्म कर चुके हो ना। उसमें एक फनी सा हमने वीडियो भी बना हुआ है, 11 डिफरेंसेस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट। हालांकि डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, बट वो उन लोगों के लिए बनाया है जो मतलब जो उसको ऐसा टॉपिक नहीं सब, मतलब वो समझे कि इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक हाँ स्केल है, बट फिर भी होता है सर। 11 या पता नहीं पहले था कि सॉरी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में डिफरेंस बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। वो डीजल इंजन है, वो पेट्रोल इंजन है, तो फिर भी लिखे जाते हैं, 10 पॉइंट लिख लेते हैं। वो हैवी होता है, वो लाइट होता है, ये भी डिफरेंस। इंडिया में डीजल सस्ता है, जरूरी नहीं है कि डीजल वैसे सस्ता हो। इंडिया डेवलपिंग कंट्री में डीजल सस्ता होगा और डेवलप कंट्रीज में ज्यादा महंगा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ध्यान रखना कभी कोई पूछे। अब वेक्टर क्या है, आइए मैं इसको मैथमेटिकली समझाऊं। ओके दोस्तों, दोस्त आपके होंगे जिनके पास साइंस है, अक्सर जब आप बात कर रहे हो या कुछ ऐसा हो या उनका बैग नीचे गिर जाए और उसमें से फिजिक्स की बुक निकल जाए और उसमें लिखा हो वेक्टर, अक्सर तुमने देख लिया होगा पहले तो कभी भी, और तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ फिजिक्स की बुक्स में है। बट आज हम करने वाले हैं मैथ्स का कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में जो बताया जाता है वो बहुत थोड़ा है, मुझे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताना है। तो सबसे पहले जो मैं चैप्टर की बिगिनिंग करने लगूंगा वो मुझे करनी है कि लाइन क्या होती है। अब आप कहोगे लाइन एक ऐसा लोकस है जिसमें एक प्रिंसिपल पॉइंट मूव कर रहा होता है और सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर।
तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। और लाइन के फिक्स पोर्शन को क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट, है ना। अब उस लाइन सेगमेंट पर अगर मैं एरो हेड लगा दूं एक जगह, तो क्वेश्चन की शुरुआत, मतलब कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हो रही है, लाइन से। और लाइन के फिक्स पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। एंड द सेगमेंट विद एरो हेड is called the directed line segment और ray, है ना। यहीं से शुरू करते हैं, लिखिए। we know that करके लिखना, नहीं तो बेइज्जती हो जानी है। we know that the fixed portion of a line is called line segment, knowledge। and with arrowhead on one end, it becomes what, directed line segment or array, ray। So vector is a concept of ray, वेक्टर रे का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट। बट आ जाओ एक पेज वाली बुक पर, डेफिनेशन क्या होगी, मतलब अगर आप जाओ बुक शॉप, मतलब शॉपकीपर के पास जाते हो, तो कहते हो मुझे एक पेज वाली वेक्टर की बुक दे दे, उस पे भी ये डेफिनेशन, तो वो लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाउ राइट, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बोले तो क्या मतलब होता है फिजिकल, हाँ हाँ, मतलब जिसको महसूस करा जा सके। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे थप्पड़ मारूं मैं, आप महसूस करोगे। A physical quantity having magnitude as well as is called a vector. So vector consists of these, right? The first part, magnitude. What? Magnitude. Magnitude को length बोला जाए। Very important, because कई साइंस स्टूडेंट्स को भी ये बात पता नहीं होती, वो कहेंगे वैल्यू ये वो, बस कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। But it is actually the length। और हमारे डायग्राम में लेंथ कहाँ से कहाँ दिख रही है, A to B। यस, तो या तो ये सिंबल है इसका, और किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, हमेशा लेफ्ट ऊपर ऐसा एरो होता है, देखो। और ये शुरू कहां से हो रहा है, ए से, खत्म कहां हो रहा है, बी पे, हमेशा ये होगा। या अगर मैंने वेक्टर लिखना ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये लेंथ आ गई, बस लेंथ। ओके, हाँ, ये मॉड जैसा सिंबल है। बिकॉज हम वेक्टर की दो चीजें, वेक्टर में ना एक से ज्यादा चीजें होती हैं, उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसकी लेंथ भी होती है। तो हम, मैं ये बोलूँ ये वेक्टर है, तो वेक्टर तो पूरा अपने आप में पूरा होगा ना। तो मुझे अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, मॉड, मैग्नीट्यूड, सुना होगा कई बार, तो मॉड है ये। मैग्नीट्यूड के लिए हम अक्सर मॉड्यूलस यूज करते हैं। सो ये लेंथ हो गई, ए टू बी, द लेंथ। क्लियर। नाउ द सेकंड इज द डायरेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दूसरा पार्ट, डायरेक्शन। डायरेक्शन का दूसरा नाम है सेंस। कहां से कहां ये सेंस का, the direction of vector AB
AB is from A to B. The given diagram, the direction is from A to B. A is called the tail of the vector. A is called the tail of the vector. And B is called the head of the vector. समझ गए? A जो है that is called the tail and B is called the head. A is also known as initial point of the vector or simply the initial point. And B is called the terminal point. And B is called the terminal point. Terminal point. B is the terminal point. Okay? अब सुने, मान ले कि मैं ए बी मुझे गिवन है लेकिन मैं बी से जाना चाहता हूँ बी टू ए. तो बी टू ए में ऐसा सिंबल नहीं लग जाएगा, ये यूं लिखकर ऐसा नहीं कर दोगे, आपको प्रॉपरली बी टू ए बताना पड़ेगा. लेकिन वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए बी. What is BA in comparison with AB? It is minus AB. अब सेंस बदल गई, लेकिन मैग्नीट्यूड रिमेन्स दी. ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं. नोट लिखे नोट. बीए और एबी तो कंपेयर नहीं कर सकता ना मेरे बच्चे तू. ना बेटे, वो बीए है, ये एबी है बेटे. ये तो उल्टा करना पड़ेगा ना. मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अब तो इक्वल टू का साइन लगाया ना बच्चे, फिर तो माइनस लगाना पड़ेगा. और ये अगली क्लास में पता लगेगा. ऐसे वेक्टर्स को वी कॉल नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. अभी नहीं. ठीक है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स दी सेम, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बदलूं तो इस तरह से. कोई यहाँ तक कोई डाउट किसी? बढ़िया. अब क्या होता है कि मान लो और किसी पर्सन का नाम है, जैसे पूरा, जैसे तो फर्स्ट नेम एंड सरनेम. घर का नाम तो छोटा सा होता है, पिंचू. आई मेट पर्सन नेम पिंचू. मुझे बोला उन्होंने कि वो हरिद्वार में मिलेगा आपको पिंचू. अब पिंचू है क्या, आप गैस कर रहे हो पिंचू से कि वही होगा कोई 18-20 साल का बंदा आपको लेने आएगा वो ट्रेन स्टेशन पे, या होगा कोई 30 साल का बंदा. पिंचू जी आ रहे हैं जी, 60 साल के बंदे ऐसे धीरे धीरे चलते हुए. मैंने कहा हाँ जी भाई साहब. कह रहे मैं पिंचू. अभी दिखा दूंगा फोटो. अभी उनकी मतलब दादा है, मतलब उनकी डॉटर भी आगे बेबी से. अब लेकिन पिंचू है ना. अब मान लो किसी वेक्टर को मैं कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहूंगा, ये ध्यान रख लेना. ये देखो, जैसे आप ये फर्स्ट नेम हो गया, ये सर नेम हो गया, ए से बी. और आप किसी भी वेक्टर को निक नेम से भी बुला सकते, लेकिन वो जनरली कैपिटल लेटर्स नहीं होते. वो क्या होते हैं? ए वेक्टर. अब ए वेक्टर कहाँ से आया, कौन है, क्या उम्र है, किधर से आया, कुछ पता नहीं. पिंचू. कोई बड़ी बात नहीं, फाइनल पेपर देते समय तुम्हारे मुंह से ही निकल जाएगा अगर ऐसा स्मॉल वेक्टर को यार. पिंचू. हाँ भाई क्या बोल रहे हो? सॉरी. तो इसमें लेकिन क्या क्या पता लग रहा है? कुछ पता लग रहा है इनिशियल पॉइंट क्या है? सिर्फ क्या पता लग सकता है? वेक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज ए वेक्टर. अब ये पता ही नहीं कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ तक गया है, बस
हो सकता है वो 10 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हो, या वाई एक्सिस पे, या जेड एक्सिस पे, या कहीं बीच में ऑक्टेंट 1 में या ऑक्टेंट 2 में, कुछ नहीं पता, बस 10 सेंटीमीटर का है। जैसे फिजिक्स में यूजुअली हम कहते हैं फ्री वेक्टर है, ऐसा करके। फ्री वेक्टर में जरूरी नहीं है आपको बताना है कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पर है, वो वेक्टर है भाई। साइंस वाले बच्चे शायद थोड़ा समझ भी पा रहे होंगे, बाकियों को धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो ये नोट कर लो। यस, वी कैन आल्सो राइट वेक्टर एज सिंपली ए वेक्टर। इसी डायग्राम पे नोट कर लो भैया। आपके साथ क्या है, डायग्राम भी बनाया है कि नहीं? मुझे तो ये भी डाउट होने लग गया, अब नहीं याद रह पाती यार हर चीज। हाँ 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 हाँ। इसका अलावा तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, तुम्हारे को वेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, मुश्किल हो जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम्हें वेक्टर के बारे में। अच्छा टेस्ट है, चिंता ना। अच्छा, पूरी दुनिया दो चीजें पढ़ाएंगी, मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा। थर्ड, सर आपने कभी कपड़े धोए हैं? क्या कभी कपड़े सूखने डाले हैं? पंजाब सूखने वर्ड पंजाबी का है, मतलब हिंदी का क्या वर्ड होता है? सेम होता है, सेम होता है। जैसे धो ऐसे वायर पे डाले, डाले, इसने डाला। अब मान लो ये वायर है, ये कपड़ा कपड़ा डाला, थोड़ी देर के लिए मान लो कि कपड़ा इतना ही है जो वायर के ऊपर है, क्या ये वेक्टर की फीलिंग दे रहा है ये कपड़ा? और अगर वायर ही नहीं होगी तो क्या कपड़ा सूख पाएगा? गिर जाएगा वो तो नीचे। तो अगर आपको लगता है कि वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक इनविजिबल लाइन उसका सपोर्ट बनी होती है, तभी तो उसके ऊपर वो वेक्टर है। बुरा मत मानना। आपने लोकोमोटिव देखा है? रेल म्यूजियम, लोकोमोटिव नहीं देखा रेल म्यूजियम में? इंजन, ट्रेन का इंजन भाई। लोकोमोटिव तो मालूम है क्या नहीं? कभी ट्रेन पे नहीं गई? गई हो ना, तो उसमें इंजन तो होता ही है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या वो कोल इंजन जो भी हो। अब वो ट्रेन है, पूरी की पूरी ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे चलती है ना। तो कहने के लिए ट्रेन हमें वेक्टर दिखाई दे रही है, तो ट्रेन क्या बिना ट्रेन के ट्रैक पे चल पाएगी? तो वो ट्रैक क्या हो गया, उसका सपोर्ट। तो हर वेक्टर के लिए एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड द डायरेक्टेड लाइन, वो बन जाती है सपोर्ट ऑफ क्लियर? ये बंदे मेरे को बहुत इरिटेट करते हैं, हर 3 मिनट के बाद करना कुछ नहीं है उन्होंने। ओके, यहां तक समझ में आ गया? लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, जिसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट में थोड़ा सा ही फर्क हो। समझ गए? चाहे मतलब बहुत छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस हो, लेकिन हो। नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। और इसका सिंबल है ओ के ऊपर एरो। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? यानी इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विद टर्मिनल पॉइंट, कोइंसाइड्स विद टर्मिनल। फील है पानी फाइनली। भाई एग्जांपल दे सकते हो कोई जीरो वेक्टर का? नहीं, पॉइंट है। और वेक्टर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है।
डिस्प्लेसमेंट ही तो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। मानो मानो एक व्यक्ति मानो कि एक व्यक्ति होली फैमिली में पैदा हुआ। हाँ, वो थर्ड फ्लोर पे बेड नंबर 15 पे पैदा हुआ। ठीक है, तो वो ट्रेवल करता था पूरी दुनिया का ट्रेवल करता। 75 ईयर 75 ईयर इनके हाथ में ये खजाना कैसे लग गया था ना, इनकी इतनी औकात कैसे बढ़ गई, ये तो पटाखे चला रहे थे, इतने अपग्रेड कैसे हो गए ये। हाँ, तुम पटाखे चलाने वाले इंसान हो, तुमने ये कैसे चला दिया। अब वो बंदा 75 ईयर्स का हो गया, बाय चांस दिल्ली आया और एक्सीडेंट हो गया। और कहीं उसको स्ट्राइक चल रही, तो किसी ने कहा भैया होली फैमिली चले जाओ। और हुआ कुछ ऐसा कि डॉक्टर्स भी सिर्फ एक ही फ्लोर पे थे, थर्ड फ्लोर, इसको पता है। और एक ही बेड खाली था उस दिन, 15, and he went, they tried every bit, but जिसका जितना समय जरा आया है उसने जाना है फास्ट। what is the what is the vector of his life now? डिस्टेंस बहुत ट्रेवल करा उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बिगेस्ट पॉइंट ए पॉइंट साइड हो गया। आ गया समझ में। अब इसीलिए मैं कहता हूँ भूल के दिखाओ वेक्टर, मुझसे पढ़ने आओ ना वेक्टर तुम। क्या चीज कह रहे, कौन सी कहानी। हाँ वो अलग सुना, वो काफी बड़ा, वो नहीं सुनाऊंगा। हाँ वो उसमें भी मर जाता है वो बंदा, है ना। हाँ सही बात। यार जो काफी संजीदा हो जाते हैं। अच्छा आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरेलल है। यार जा यार, तेरे को जानते होंगे, जा डांट क्या उनको यार, तेरे को जानते होंगे वो लोग। ये बंदा बहुत चालाक है, ये रैपिडो बुक कराता है ना अपने लिए बाइक, उस पे भी ये लिफ्ट ले लेता है उस बंदे से। यार यार रुक देख तो लो। वो बंदा कह रहा है भाई ये मेरी रोजी रोटी है, कह रहा है चलो हट वहां से लेके जा मुझे घुमा, उसके पीछे पड़ जाता है बंदा। आना बंद हो गया रैपिडो वाला यहाँ इस एरिया में, ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने। ओके, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है बताओ। ऐसा है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बताओ ना। लाइन की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर्स की डायरेक्शन। इस वजह से जब तुम 3D करोगे ना तुम्हें कंफ्यूज करा जाएगा, क्योंकि अगर तुम कार्टेशियन सिस्टम से करोगे तो तुम्हें तुम्हें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम दो डायरेक्शंस बताओगे, इधर भी हो सकती है वापस भी आ सकती है। और वेक्टर से करोगे तो एक आंसर देना जरूरी। तो ये आपकी एनसीईआरटी ने जाके अल्टीमेटली ठीक कर दिया है। अब मुझे मालूम नहीं टीचर्स अभी तक कैसा करा है, बट आप मुझसे करो। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। और ये क्या क्या मैंने लिख दिया कि डायरेक्टेड लाइंस क्या होती है, पहले डायग्राम बना लो। क्या ए बी ई एफ के पैरेलल है। क्यों नहीं यार, सेम डायरेक्शन है यार, ऊंच नीच कर रहे हो तुम तो, वो ज्यादा लंबा है तो हाँ इक्वल नहीं है, वो डायरेक्शन तो सेम है। क्या ए बी सी डी के भी पैरेलल है। क्या दोनों की डायरेक्टेड लाइन पैरेलल है। क्या सेम भी हो सकती थी सबकी। तो डायरेक्टेड लाइंस कैन बी पैरेलल और सेम।
बोल बेटा बोल, हो गया। चलिए ये देखिए, ये देखिए, जब कभी भी कोई पॉजिटिव रेशियो होगी वेक्टर्स के बीच में, हमेशा पैरेलल, याद रख ले। वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो वेक्टर्स पैरेलल, बट जब वो पैरेलल होंगे दे विल बेयर अ पॉजिटिव रेशियो बिटवीन देम, that AB vector is root 7 times of CD or root 3 times of EF or 5 times of EF or 1/7 times, but negative ratio नहीं होगी। वो तो आपको भी मालूम है कि फोर्स का नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन अपोजिट। क्या फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव आती है? आ सकती है सर, उसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? नाउ प्लीज राइट एंटी पैरेलल। ABN, क्योंकि माइनस CD मींस DC है, एंड ऑब्वियसली AB की डायरेक्शन में CD हो जाएगा। व्हाट इज माइनस DC? CD और AB एक ही डायरेक्शन में। योर क्वेश्चन इज योर आंसर। बताइए, कोई सिर्फ नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? कौन पैरेलल है, कौन एंटी पैरेलल है यहाँ? AB और EF पैरेलल है, जबकि EF CD के एंटी पैरेलल है, AB भी DC के एंटी। DC CD अगर कर दिया, तीनों अलाइन हो गए, कोई एंटी पैरेलल नहीं है, तीनों के तीनों तब क्या हो जाएंगे? अगर CD कर दिया मैंने, अभी क्या है? DC। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में नेगेटिव रेशियो उनमें भी होती है। याद रख लो, अगर रेशियो ही नहीं है वेक्टर्स में तो ना तो वो पैरेलल है, ना वो कोई कहीं भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, वो इंटरसेक्ट करेंगे? आई ये 3D है, ये देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। फ्रेम बदल देता, तुम्हें लग रहा है कि अब ये पैरेलल तो है नहीं। 9th 10th में क्या सिखाया था फॉर्मूला मैम ने, कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो पक्का क्या करेंगे? देखो, ये यहाँ से चला गया और ये यहाँ से, बीच में गैप कितना? 5 लाइट ईयर्स। वो तो तुम्हें 2D के फ्रेम पे ऐसा लग रहा है कि हिट कर रहे हैं, पर ये अपने रास्ते से चला जाएगा। और ये अपने, मेरे पास सबूत है। क्या ये स्ट्रेट लाइन से लग तो नहीं रही, ऐसा लग रहा है इंटरसेक्ट कर जाएंगे, नेवर। क्योंकि आप 3 डायमेंशनल चीज को किस पे देख रहे हो? 2D पे देख रहे हो, है ना? ये तो नहीं कि छोटी होती जा रही है, वो छोटी होगी, देखो है उतनी, वो तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये कोई एनिमेशन होती या मैं इसको होलोग्राफिक बार शो करता तो तब तुम्हें समझ में आ जाता। क्लियर सा समझ में? जो दिख रहा है वो भी पक्का नहीं है कि वो वैसा ही है जो दिख रहा है, ये समझ लेना। कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं है कि आपका जो पेट है डॉग वो वही देखता हो दुनिया को, उसको तो कलर्स भी पूरे दिखते नहीं है, उसके लिए दुनिया अलग है। वो आप जिस तरह से सोच दुनिया को देख रहे हो
वो ज्यादा दुनिया को स्मेल के थ्रू ज्यादा देखता है दुनिया को, उसके लिए दुनिया अलग है। आप भी चल रहे हो, वो भी चल रहा है, आपको लग रहा होगा यार वो चल रहा है, बट उसके चलने का तरीका और मेजर करना अलग है जो आपके तरीके से। ओके डन सर, ये चीज समझ में आ गया। राइट नेक्स्ट। ओ भाई, ये ना लोगों ने बड़ी गलत फहमियां डाली हुई है भाई, मिलवाओ जरा उन लोगों को। एक तो कोलिनियर वेक्टर बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, बट आधे से ज्यादा दुनिया उसको कोलिनियर पॉइंट्स मान लेती है, क्योंकि बचपन से क्या सीखा, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा कोलिनियर वेक्टर्स ये भी क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट? नहीं भैया, ये कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं पैरेलल और ये डेफिनेशन, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर collectively are called what? बस उनमें कोई ना कोई रेशियो होनी चाहिए, चाहे रेशियो पॉजिटिव हो चाहे रेशियो नेगेटिव हो। ऐसे वेक्टर्स को व्हाट वी कॉल, चाहे वो सेम लाइन पर हो ना हो, बट पैरेलल या एंटी पैरेलल। दे मे नॉट बी ऑन द सेम सपोर्ट। अगर सेम सपोर्ट पे हो गए तो कोलिनियर भी हो गए, पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए ना। ध्यान से देखो, L1 पर जितने भी वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, वो सारे के सारे क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बट L2 पर जो है सिर्फ वो भी क्या है कोलिनियर पॉइंट्स, बट L1 और L2 पर जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है कोलिनियर। अरे साइंस वाले बच्चे भी गच्चा खा जाते हैं। साइंस है कितने यहाँ, एक साइंस, दो साइंस, दो साइंस। बस रेशियो होनी चाहिए। नहीं लिखी डेफिनेशन, करना था फिर ये। चाल जून जुलाई में करेगा क्या इंटीग्रेशन की मिसलिनियस, छुट्टियां होंगी ना तब। लिख लिया डेफिनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं ताना कसना। कर लिया, नोट कर लिया भाई। भाई ये देखो भाई, तुमने ये नहीं नोट करा, क्या करे हुए इसने, क्या बात कर रहा था उससे, करे हुए ये क्वेश्चन उसने। कितने करे तूने, 5? अरे ये शुरू तो मैं सितंबर से सुन रहा हूँ भाई, अगस्त एंड में तूने पहली बार बोला था कर दिया है शुरू, बोला था यार। एक बार कर लिए 24 23 24 जितने को, वेरी गुड, ये अच्छी। आ गया, आ जाओ पहली टास्क करके दिखाओ, चलो आ जाओ, चलो पहली टास्क करके दिखा दो, तुम भी क्या याद रखोगे। लिखिए। यार मैं एक पेज ही ओपन, गिवन टास्क 1, टास्क नंबर 1,
both 0. Why? नॉन कोलिनियर है भाई, कोलिनियर है। ओ भाई, दोनों कैसे हो सकते हैं यार? या तो कोई चीज पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, दोनों कैसे हो सकते हैं यार? इसने इंग्लिश पता है क्या ले ली, एंड लिखवाया था ना। जो दुनिया के कोई ऐसे वेक्टर्स हैं जो दोनों हो एक साथ, 0 वेक्टर ही हो सकता है। ये देख लो, इतने वो सोच के आंसर लिखा और कर लो यार। कलेक्टिवली वर्ड लिखाया था मैंने, एक वर्ड साथ में इंग्लिश का, कि जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं और एंटी पैरेलल हैं उनको कलेक्ट कर लो। तो एंड इंग्लिश का साथ में चला जाता है कि नहीं चला जाता? भाई ने वहां से भी आंसर निकाल दिया। अब देखो, ये तो हो नहीं सकता, क्यों भाई? ये तो रेशियो आ गई दोनों में, रेशियो तो हो नहीं सकती इन दोनों में, कोई भी रेशियो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होंगे? 0 वेक्टर होंगे तभी। This implies a vector is equal to b vector. ये तो प्रूव हो गया ना कि ये कोलिनियर है। भैया ध्यान से, वायर है भैया, बिजली की है, चल रही है, लाइव वायर है। इधर होके बैठ जा, जरूर है वहीं चिपकना, मैंने किसी को नहीं बैठे हुए देखा। ओके, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। गॉट इट? आगे समझ, बोलो ना यार प्लीज, बोलो। ओके, शाबाश। आ जाओ यूनिट वेक्टर। भैया यूनिट वेक्टर से अच्छा कुछ नहीं है। यूनिट वेक्टर दुनिया का सबसे अच्छा डेफिनेशन है। जैसे यूनिट मैट्रिक्स नहीं होता, और अब जब आप मैथ्स ऑनर्स करोगे ना स्पेसिफिकली, तो आपको बताया जाएगा कि ये सब सेम चीज होती है। सेट्स, और सेट्स से ऊपर एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको, रिंग्स, सुना भी नहीं होगा। फिर ग्रुप्स पढ़ाए जाएंगे, उसी का एक पार्ट वेक्टर्स होगा। तो मैट्रिसेस और वेक्टर आपको बिल्कुल रिलेटिव लगेंगे। जैसे अभी तक सबसे बड़ी चीज क्या सीखी है? सेट्स। हाँ, सब कुछ सेट, सुपर सेट, और फिर वहां ग्रुप्स और रिंग्स होंगे। और नहीं पढ़ोगे, मैथ्स ऑनर्स नहीं लोगे, तो ये तो भूल जाओ। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो। यस। और इसको एक खास तरह से लिखा जाता है। मान लो एक वेक्टर है हमारे पास, फ्री वेक्टर है कोई, एक फ्री वेक्टर है ए वेक्टर, तो उस पे एक यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है, ए कैप। ये होगा ए कैप, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? और इसका फॉर्मूला बताऊं कैसे बना सकते हैं इसका? मान लो ए वेक्टर का जो मॉड है ना, उसी से डिवाइड कर दो इसको, ए वेक्टर अपॉन इट्स मॉड, क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। मान लो ए वेक्टर का मॉड है 70, तो 70 से ही डिवाइड कर दो, तो 70 अपॉन 70 कैंसिल हो गया, कितना रहेगा? ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ओके, अब सुनो। आप आपको एक बात समझ में आई कि यूनिट वेक्टर के लिए एक और वेक्टर का होना जरूरी है, जिसके लिए वो यूनिट वेक्टर हो। यूनिट वेक्टर वैसे नहीं बन सकता। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, कहने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट तुम्हें मालूम है एक ओरिजिनल इक्वेशन होती है, उसी की तो वो क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली तुम यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे हैं, बट तुम्हें पता है कि एक वेक्टर होगा, उसी का तो एक छोटा यूनिट होगा, यूनिट वेक्टर। और फॉर्मूला क्या होगा? एनी वेक्टर अपॉन इट्स। और कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल है वैसे? दो, एक प्लस उसकी डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो बोले ना फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो एक ना निकालना, कितने निकालना?
और अगर वो कहे ना फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, उसके पैरेलल पॉजिटिव रेशियो देगा ना, अब कहेंगे ना अपोजिट टू नेगेटिव, फाइंड द यूनिट वेक्टर कोलिनियर विद वेक्टर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक, बस ये लैंग्वेज समझ लेना, तुम्हारी पूरी एनसी मिसलिनियस एक्सरसाइज में आधे से ज्यादा क्वेश्चन ये हैं, यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, आसान बनाया हुआ इतना, ठीक है भाई। और एक ये बड़ा वेक्टर हो, ये तो चलो फ्री वेक्टर है, ये तो जाना पहचाना है ना ए से बी, इसका क्या होगा, ये देखो ये कैप लगी हुई है, बी के ऊपर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, क्या होगा फॉर्मूला बताना भाई। मैं भी दो बन सकते हैं। Purpose of unit vector is to provide direction. Please write. The purpose of, जिनके पास यहाँ कंप्यूटर साइंस है ना, आपको मालूम है प्रोडक्ट में, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, 0 से नहीं करते। कोई भी लूप चलानी हो प्रोडक्ट की, उसको इनिशियलाइज 1 से करते हैं, क्योंकि अगर आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, कोई भी नंबर डालोगे 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, तो उसको इनिशियलाइज किससे करते हो। जब भी मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो मैं डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो एक वेक्टर बनेगा। जैसे 10 सेंटीमीटर का है वो, तो 1 1 1 1 करते करते ही तो 10 बन गया। तो अगर मैं 0 से इनिशियलाइज करूँ कि 1 से करूँ, 1 ही तो करूंगा। इसीलिए इसका पर्पस डायरेक्शन देने का, यूनिट वेक्टर का जो पर्पस है वो डायरेक्शन देने का पर्पस, क्या, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। ये सेकंड टास्क मुझे करके दिखा। इसको पढ़ लेना, आज मैं इस पे कोई होमवर्क नहीं दे रहा। आज का होमवर्क भी यही रहेगा कि मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको खत्म करनी है। एवीटी बुक से ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसमें और अभी होमवर्क नहीं दूंगा आपको, सिर्फ एनसीईआरटी मिसलिनियस और जो पुराना पेंडिंग होमवर्क है उस पे काम करना है। पैरेलल है पहला, दूसरा ये बता ना, पॉजिटिव रेशियो चल रही है ना, वेरी गुड। अब ये एक चीज समझ लो, इस पे हेडिंग डाल लो, इसकी हेडिंग डाल लो कि, और वनीत सर आपको अभी लेना है पेपर, कि आप मुझे 5 7 10 मिनट दे सकते हो, 5, 5 मिनट, फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर रहने ही देता हूँ फिर याद। और वो मैं क्या कराने चाह रहा हूँ कि एक नया वेक्टर एक वेक्टर की हेल्प से, कि नया वेक्टर कैसे बनाओ एक वेक्टर की मदद से। तो पहले उस वेक्टर को क्या बना लो, यूनिट वेक्टर, और जो जो वेक्टर बनाना उसका मैग्नीट्यूड इसमें मल्टीप्लाई, नया वेक्टर बन जाए। बट वो मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। तो यही हेडिंग रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ अनदर वेक्टर। तो आज होमवर्क देखा जाए तो नहीं है, बट है, डिफरेंशियल खत्म करना है पूरा, कैलकुलस प्रैक्टिस करना है, प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है, और वेक्टर तो कर ही रहे हैं। बस आखिरी टॉपिक वेक्टर थ्योरी शुरू हो चुका है सर। बस
होल्ड बात करो उससे। यार कैलकुलस में सीए में सब इनकी उसमें कोई त्रिभुज का क्वेश्चन नहीं है। और सीए के अंदर जो तुझे प्रैक्टिस करनी है थियरी क्वेश्चन नहीं जिंदगी परसेंटेज वाले प्रैक्टिस करते 5% का इसका इतना कितना होता है 50% नहीं 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 यार बेसिक नहीं होते कि अगर मैं एक आइटम को 20 में 70 में बेच दूं तो मैंने कितना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस